सभी विद्यार्थियों का RSVD परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1E के बारे में और सीखेंगे इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल करना। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कुछ मुख्य जानकारी। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं अर्थात वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। यानी कि R परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं? P/Q के रूप में। जैसे 2/3, 4/5, 1/3 ... आदि। इस तरह की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? ये परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जो
अपरिमेय नहीं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि जो संख्याएं परिमेय हैं उनको छोड़कर जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। √2, √3, √5 इस तरह से रूट में दी हुई संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं करणी के बारे में। अभी हमने चर्चा की थी अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? √2, √3, √5 या आगे जो भी संख्याएं हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? हमारी करणीगत संख्याएं। करणीगत संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, ये जान लेते हैं। यदि कोई संख्या अपरिमेय संख्या n a⁴n के रूप में दी गई है तो इसको हम a के बराबर लिख लेंगे, या n करणी a इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जान लेंगे हमारा ये n क्या है, इसको हम करणी घात कहते हैं। करणी घात, n को कहेंगे करणी घात। और ये जो संख्या रूट में दी हुई है इसे कहेंगे हम करणीगत संख्या। इसको, ये जो संख्या दी हुई है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a⁴1/n। अब बात करते हैं करणी के रूप के बारे में। तो करणी के दो रूप होते हैं। एक होता है मिश्र करणी, इसे मिक्स्ड रेडिकल कहते हैं। दूसरा होता है पूर्ण या शुद्ध करणी। इसे प्योर
रेडिकल्स भी कहते हैं। तो दो रूप होते हैं, एक मिश्रकर्णी और एक शुद्धकर्णी। और मिश्रकर्णी क्या होता है? ऐसी करणी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या होती है। यानी कि ऐसी करणी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई परिमेय संख्या होती है। जैसे 2/3 √40 लिख दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए गुणांक में गुणनखंड एक क्या है, यहाँ पर 2/3 है, परिमेय संख्या है, अर्थात एक नहीं है, एक के अतिरिक्त परिमेय संख्या है, एक नहीं है। तो ये करणी कौन सी कहलाएगी हमारी? मिश्रकर्णी। यानी मिक्स्ड रेडिकल। अब बात करते हैं शुद्धकर्णी की। ऐसी करणी जिसका एक गुणनखंड एक होता है, जिसका एक गुणनखंड एक होता है तथा दूसरा अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, जैसे √80 लिख लिया जाए। ये हमारी मिश्रकर्णी है। मिश्रकर्णी कैसे है कि यहाँ पर गुणा में हम एक मान लें, तो गुणा में यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा? एक का इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या है इसका? एक है। तो इसलिए यह क्या कहलाएगी? शुद्धकर्णी। अब बात करते हैं करणी के नियमों के बारे में। यदि n कोई धन पूर्णांक है तथा a एक धन परिमेय संख्या है, तो n करणी a के लिए यदि इस तरह से दिया हुआ है, n करणी a दिया हुआ है और इसकी n करणी a दिया हुआ है और इसकी पावर भी
n लगी हुई है, तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n करणी a को लिख लेंगे a की पावर 1/n। अब देखो यहाँ पर भी इसकी घात क्या लगी हुई है, n। अब इस तरह से घातों का हो जाएगा गुणा, तो a की पावर हो जाएगी n/n, n से n कट जाएगा तो ये बचेगा केवल a। तो n करणी a और इसकी घात भी n लगी हो तो इसको हम सीधा लिख लेंगे a। तो ये तो था हमारा पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरा नियम। यदि n करणी a व n करणी b दो करणी हैं, तब इनका गुणनफल किया जाए। गुणनफल n करणी a इंटू n करणी b किया जाए तो इसके बराबर क्या होगा, n करणी a n करणी b, यहाँ पर भी n है यानी करणी समान है तो n करणी a b कर लेंगे इसको। ये हमारा दूसरा नियम है, इसके आधार पर भी हम प्रश्न हल करेंगे। अब बात करते हैं नियम 3 की। यहाँ पर गुणा की बात की थी हमने, अब बात करेंगे भागफल की। यदि n करणी a व n करणी b दो करणी हैं, तब इनके भागफल में संबंध क्या होगा, n करणी a बटे n करणी b। तो देखो इसको भी हम क्या कर लेंगे, जब करणी समान है तो n करणी a बटे b। तो ये हमारा इस तरह से रूल्स तीसरा हो जाएगा और इसके आधार पर भी प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब बात करते हैं नियम 4 की। नियम 4 क्या कहता है कि यदि m, n दो धन पूर्णांक हैं, तब तो किसी परमेय संख्या के लिए जैसे m करणी n करणी यानी करणी के अंदर करणी a दिया हुआ है, या ऐसे लिख लो n करणी m करणी a, तो इन दोनों के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m करणी इसके बराबर a की पावर n कर लेंगे। तब a की पावर इसको 1/n कर लेंगे, 1/n कर लेंगे तो 1/n, और फिर जब m को भी करणी के घात के रूप में बदलेंगे तो 1/m हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/mn। तो इन दोनों के बराबर हम लिख सकते हैं m n करणी a, यानी कि m करणी n करणी a के बराबर क्या लिख लेंगे हम
एम एन करणी ए, एम एन करणी ए, इस तरह से हम लिख लेंगे। भाग के रूप में इस तरह से लिख लेंगे, गुणा के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। आइए बात करते हैं अगले नियम की। यदि इस तरह से दिया हुआ है ए की पावर एन की पावर एम, तो क्या होगा यहाँ पर घात के ऊपर घात, तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा इस तरह से। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 1E के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखिए। ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसा कि अभी हमने पिछले नियम में इसी वीडियो के अंतर्गत बताया कि पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में कैसे लिखा जाता है कि उसका एक गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो 2/3 √40 दिया हुआ है, देखिए ये समझ लीजिए। तो इसको कैसे पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखेंगे कि यहाँ पर यदि कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ है तो हम उसको 2 मानते हैं, और 2 मानते हैं यहाँ पर, यानी कि 1/2 मान होता है रूट का, तो यहाँ पर 2 करणी मानते हैं हम। अब क्या करेंगे कि ये जो संख्या दी हुई है बाहर गुणा में, ये संख्या दी हुई है, इस संख्या को हम रूट के अंदर ले जाएंगे। और यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ 3 होता तो इसको अंदर ले जाके 3 घात चढ़ा देते, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 घात चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम रूट लगा लेते हैं। अब ये 40 हमारा पहले से दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, गुणा करके 2/3, ये वाली संख्या हमने ज्यों का त्यों लिख ली, इस पर रूट लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 2, तो इस पर 2 घात चढ़ा देंगे। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 चढ़ा देते। अब इसको सरल कर लीजिए, तो 40 गुणा, इसको सरल करेंगे 4/9। अब इसको फिर सरल कर लो, ये हो जाएगा 160, 4 चौक 16/9। अब देखिए इसका शर्त क्या थी कि अब इसको गुणा में 1 कर लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भी तो उतना ही रहेगा, ये 160/9 ही रहेगा। तो यानी कि इसका एक गुणनखंड क्या हो गया 1, एक गुणनखंड 1 होना चाहिए, यही हमारी शर्त कहती है। तो अभी हमारा ये किस रूप में आ गया? पूर्ण शुद्ध करणी। तो ये क्या आ गया हमारा? पूर्ण या शुद्ध करणी रूप में आ गया, शुद्ध करणी रूप में आ गया। अब फिर अगर न समझ में आया तो दोबारा देखो, इस प्रश्न को भी हल करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और जो करणी दी हुई है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो हल करो इसको। क्या बताया था यहाँ पर? कुछ नहीं तो 1/2 मान होता है रूट का, यहाँ पर 2 करणी मानी जाएगी। तो इसको लिख लो 96 गुणा 3/4, और घात क्या चढ़ा देंगे यहाँ पर जो है 2, इसमें 2 की घात चढ़ा दी। सरल कर लीजिए, 96 गुणा 9/16 हो जाएगा। अब 16 से 96 6 बार कट जाएगा, तो 6 गुणा 9 हो जाएगा। इसको √54 लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? ये करणी का शुद्ध रूप। क्या आ गया? करणी का शुद्ध रूप। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था तो हमने 2 माना था, और 2 होता ही है, 2 मानते हैं उसको, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, 1 का तीसरे खंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 3 × 2, 2 करणी 2 दिया हुआ है। इसको देखिए, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 करणी, 2 पहले से है, गुणा
3 यानी इसको अंदर ले गए कोष्ठक में, तो यहाँ पर 2 है तो इसके घात चढ़ जाएगी 2। सरल कर लेते हैं, 2 करणी 2 और ये हो जाएगा 9, तो 2 करणी हो जाएगा 18। तो अब देखिए 2 करणी 18 ये हो गई करणी हमारी। और इसमें 1 का गुणा कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया। यानी 1 के गुणनखंड के रूप में इसको भी बदल लिया, इसको भी बदल, तीनों को बदल लिया। तो ये रूप क्या निकल के आ गया हमारा, शुद्ध करणी रूप। तो 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न इसी प्रकार हल होंगे। उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यदि कोई प्रश्न आपसे हल नहीं होता है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। अब बात करते हैं मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। तो कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 के 4 खंड दिए हुए हैं, इनमें से कुछ खंड को मैं बता देता हूँ, बाकी के आप हल करिएगा। 3 करणी 768, इसको सरलतम रूप में लिखना है। 3 करणी 768, तो सबसे पहले 768 के गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए। अब क्या करते हैं, 3 करणी 768 इक्वल 3 करणी। अब देखिए 3 3 के पेयर बना लीजिए, ये हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। गुणनखंडों का पेयर जब बनाते हैं तो एक विशेष ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो करणी दी हुई होगी उतने का ही पेयर बनाएंगे। यदि यहाँ पर 4 दिया होता तो हम 4 का 2 की घात 4 का पेयर बनाते। अब देखिए यदि हमारी जो करणी दी हुई है वो और घात समान हो तो वो घातें हट जाती हैं और संख्या रूट से बाहर आ जाती हैं। अब ये दोनों बाहर आ गई, 3 से 3 कट गया। अब यह क्या बचा, 3 करणी 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करणी में नहीं करेंगे, ये करणी है लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या है। तो 2 दूनी 4 गुणा 3 करणी 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 4 × 3 करणी 12। तो ये आ गया हमारा सरलतम रूप। यानी इस बड़ी करणी का सरलतम रूप हमारा ये हो जाएगा 3 करणी 768 का सरलतम रूप। ऐसे ही इसके फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 2 के जोड़े बना लेंगे, उसमें से एक बाहर निकल आएगा, इसको भी सरल कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा भी किया जा सकता है।